वो एक्चुअल मैग्नेट होगा। तो फर्क पता चल रहा है पिछले चैप्टर और इसमें। तो बहुत सारी चीजें होंगी वो कॉमन भी होंगी, बहुत सारी चीजें क्या होंगी बच्चे, कॉमन भी होंगी। हम देखेंगे कैसे कैसे। तो आओ थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं इसका। देखो अब मैं इसको नहीं बताऊंगा मैग्नेटिज्म क्या होता है। जो डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो फिनोमिना होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। भाई एक चुंबक है, वो लोहे की सारी चीजों को अट्रैक्ट करती है ना, Yes, sir. वो मैग्नेटिज्म है। अब इसकी जो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे कैसे चलते हैं। देखो अगर एक बार मैग्नेट जो है फ्रीली, सब बार मैग्नेट समझते हो ना, ऐसे वाला, Yes, एक sir. North or South Pole वाला. नॉर्थ पोल और एक क्या हो, साउथ पोल। आज बेसिक बेसिक आइडिया है इसका, लेकिन कल से थोड़ा सा और आगे स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे सस्पेंड कर दूं तो वो कौन सी डायरेक्शन में अलाइन होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, अर्थ वाली, अर्थ की कौन सी डायरेक्शन में अलाइन होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखना, और ये कैसे होगा आगे चल के करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म में। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अभी इससे इसको कंपेयर करके देखो, नॉर्थ पोल के सामने अगर नॉर्थ पोल लेके जाएंगे तो क्या होगा सर, Repel. रिपल्शन हो जाएगा। अगर नॉर्थ पोल के साथ सामने क्या लेके जाओगे, North. साउथ पोल लेके जाओगे तो क्या होगा, Attract. तो अनलाइक पोल्स क्या होंगे बच्चे, एक दूसरे से रिपेल होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और लाइक पोल्स क्या होंगे, एक दूसरे से। ठीक है, मैग्नेट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है मैग्नेटिक सब्सटेंस में, है ना। एक मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या होने लग जाएंगे, अट्रैक्शन फील करने लग जाएंगे। जैसे वो चुंबक और आयरन की बात अभी जो हम कर रहे थे, डिफरेंट। तो अभी के लिए इतना याद रखना, अगर फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है तो वो कौन सी डायरेक्शन में अलाइन होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में होगा हमेशा, नॉर्थ और साउथ। अब ध्यान से देना, अभी तक जो हम कर रहे थे, नॉर्थ पोल मैंने बताया, यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है वो वहां पर किसकी तरह बिहेव करता है, कौन सा चार्ज होता है, जैसा कल पिछली बार ही बताया, जैसा ये नॉर्थ पोल है वैसे वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा चार्ज होता है, Positive. जैसा ये साउथ पोल है और वहां पर कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पर Negative. नेगेटिव चार्ज। तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये साउथ। South. ऐसा मान के चलना, एग्जैक्टली होता नहीं है, मैं तुम्हें बिहेवियर याद रखना, ये काम आएगा आगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से कहाँ जाती थी, Negative. नेगेटिव पे, यहाँ पर कहाँ जाएंगी, नॉर्थ से South. साउथ पे जाएंगी। वहां पर क्या क्लोज लूप बनता था या नहीं बनता था, पहले ये बताओ। सर किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्लोज लूप बनाती थी या नहीं बनाती थी, सोच के बोलना। क्लोज लूप का मतलब जहां से शुरू वहीं पर क्या हो जाए, एंड हो जाए। तो बताओ। वो तो इंफिनिटी से आती थी वो। हाँ, तो क्या लोग क्लोज लूप तो नहीं बनता था ना, तो इसीलिए वहां पर क्लोज लूप नहीं बनेगा, यहाँ पर क्लोज लूप बनेगा। बाहर से बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, जैसे वहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ से कहाँ होंगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, लेकिन आउटसाइड द मैग्नेट। और इनसाइड द मैग्नेट की बात करूं तो कहां से कहां होंगी, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। आउटसाइड द मैग्नेट कहां होंगी, नॉर्थ से साउथ। इनसाइड कैसी होंगी, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है। वो क्लोज लूप नहीं बनाते थे, लेकिन ये क्लोज लूप बनाते हैं, ये खास बात है एक, समझ में आ रहा है। अब क्लोज लूप बनाने की बात भी चलो ठीक है, इससे अलग एक और चीज ध्यान से सुनो। वहां पर क्या करते थे, जो, अब भाई ये तो नॉर्मल बात है, यहाँ पर अगर देखोगे तो वही, वहां पर क्या थी, ज्यादा अगर फील्ड की डेंसिटी थी तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिट, एक पर्टिकुलर रीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा है तो हम बोल देते थे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रोंग है। अगर ऐसे खुली खुली लाइन है तो क्या बोल देते थे, वीक है। ऐसे यहाँ पर होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, स्ट्रोंग होंगी, तो इसका मतलब वहां पर क्या होगी, भीड़ होगी, क्राउडेड होंगी, तो इसका मतलब क्या है, फील्ड स्ट्रोंग है। क्राउडेड है तो फील्ड क्या है बच्चे, स्ट्रोंग है। और अगर फैली फैली हुई है तो क्या है, फील्ड वीक है। याद रखना, क्राउडेड का मतलब क्या है, फील्ड क्या है,
Strong. Strong. ठीक है। एंड स्प्रेड का मतलब क्या है? स्प्रेड अपार्ट का मतलब फील्ड क्या है? Weak. क्लियर है सबको? Yes, sir. और वही मैंने बता दिया, साउथ से नॉर्थ अंदर इनसाइड द मैग्नेट कैसे जा रहे हैं देखो, विद इन अ मैग्नेट कैसे जा रही है? साउथ से North. ठीक है। और आउटसाइड देखो कैसे जा रही है? North. नॉर्थ से South. South. साउथ। क्लियर है ना? क्या सबको समझ में आ रहा है ये? और लूप Yes. में मैंने बताया, ये लूप कैसा बनाएंगी बच्चे? ये Close. क्लोज लूप। और जैसे वो इंटरसेक्ट नहीं करती थी, ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट। अब ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रह जाएंगे क्या? नेवर इंटरसेक्ट का मतलब क्या? अगर इंटरसेक्ट कर देंगी तो क्या हो जाएगा? दो डायरेक्शन बन जाएगी। दो डायरेक्शन बन जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन कैसे निकालते थे? फील्ड लाइन पे क्या डालते थे? टेंजेंट। और अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने टेंजेंट डलेंगे? दो टेंजेंट डलेंगे। तो मतलब दो डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएगी। और एक पॉइंट पे क्या दो डायरेक्शन पॉसिबल है? No No, sir. sir. इसीलिए बोल रहे हैं हम क्या, कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो पहली बात, फॉर्म द क्लोज लूप, दे नेवर इंटरसेक्ट द ईच अदर। आउटसाइड द मैग्नेट रहती है नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट क्या रहती है? साउथ से नॉर्थ। No. और जैसे वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, सॉरी कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल। North. और वहां पर जैसे साउथ पोल, यहाँ पर साउथ पोल है, वहां पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। Negative. ठीक है। आई थिंक अब प्रॉपर्टीज में कोई डाउट नहीं है। No, sir. No इसी sir. प्रॉपर्टी से एक चीज और निकलती है जो हम आगे पढ़ेंगे भी सही, गोस लॉ इसमें भी है, पर वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि हम पूरी तरह से उसको नहीं पढ़ेंगे। देखो ध्यान से भाई, अभी पता चला कि ये क्लोज लूप बना रही है। कैसा लूप बना रही है? Close. तो मतलब नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है ना? ठीक है, नॉर्थ से साउथ में जा रही है। एक बात याद रखना यहाँ पर कि भाई यहाँ पर एक चीज खास है कि यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स है वो क्या रहता है? हमेशा जीरो। Zero. मतलब सर ये हम आगे जाके समझेंगे भी सही, बट इसका एक रीजन, इसका एक एडवांटेज क्या है, मतलब इसका एक एप्लीकेशन क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। क्या नहीं एग्जिस्ट करते बच्चे? मैग्नेटिक मोनोपोल। बताता हूं मैं क्या चीज है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट Exist. एग्जिस्ट। मतलब मोनो मतलब सिंगल, पोल मतलब पोल। तो सिंगल पोल का मतलब या तो अकेला नॉर्थ पोल या अकेला South. नहीं एग्जिस्ट करें, क्योंकि नॉर्थ से साउथ पर जाके टर्मिनेट हो जा रही है लाइन, ऐसे समझ लो। ये टर्मिनेट क्लोज लूप तो बना ही रही है, वापस वहीं पर आएंगी, क्योंकि अंदर इनसाइड द मैग्नेट क्या है? साउथ से नॉर्थ। टर्मिनेट नहीं भी मानते अगर तुम, तो ऐसे जाएगा, क्लोज लूप बनेगा। कैसा बनेगा? क्लोज लूप। ये एग्जैक्ट लाइन तभी तुम्हें समझ में आएगी जब हम फ्लक्स की बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स इसका जीरो होता है, इसका मतलब जितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं उतनी एंटर भी हो रही हैं, या जितनी एंटर हो रही हैं उतनी निकल भी रही हैं। तो निकलेगी कहाँ से? नॉर्थ पोल से। और एंटर कहाँ होंगी? साउथ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ किसी एक क्लोज लूप में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं उतनी वापस भी आ रही हैं, साउथ से नॉर्थ जाती है ना इनसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड में नहीं जाती। ये तो बच्चे ये चीजें फंडामेंटल है, नेचर है। जैसे वही अब ये बात होती है ना, ये सारा हमने ऑब्जर्व में किया है इसको। जैसे अब मैं बोलूं एप्पल नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता? जाएगा फेंक दो। है ना? समझ रहे हो? जब तक मैं उसको ऐसे एक्सटर्नल नहीं बोलता, अपने आप की बात कर रहा हूं मैं, वो नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता? बोलते हैं ना हम ऐसी बात। तो अभी तो ऑब्जर्व वाली चीज चल रही है। अभी तो हमने ऑब्जर्व किया कि मैग्नेट की बिहेवियर कैसा है, नॉर्थ से साउथ कैसे जाती है ना, ये सब। Yes, sir. ठीक है। हाँ, अभी इसके बाद हम आगे इसको यूज करेंगे, तब उसकी एप्लीकेशन आएगी। सर इसमें ऐसा क्यों हुआ, है ना? आगे चल के पता चलेगा। अब नॉर्थ से साउथ की बात हो गई, साउथ से नॉर्थ की बात हो गई। अब हम कहाँ पे थे? हाँ, जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं उतनी जा भी रही हैं, या मतलब जा एंटर हो रही होंगी साउथ पोल में, निकल रही होंगी नॉर्थ पोल से।
दोनों की मात्राएं सेम है, तो अगर जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इसका मतलब वहां पर अंदर भी आ रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जा रही हैं तो मतलब नॉर्थ पोल होगा, और आ रही हैं तो मतलब कौन सा पोल होगा? साउथ। साउथ। तो अगर 4 फील्ड लाइन जा रही है तो 4 फील्ड लाइन आ भी रही होंगी, तो अगर नॉर्थ पोल है तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या होगा साथ में? साउथ पोल। साउथ पोल होगा ही होगा 100%। इसीलिए बोलते हैं मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। अगर अकेला नॉर्थ पोल है तो नहीं एग्जिस्ट करतेगा, साथ में साउथ पोल पक्का होगा। इसलिए तुम एक मैग्नेट को अगर काट दोगे तो वहां पर भी एक साउथ पोल या नॉर्थ पोल अपने आप जनरेट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस मैग्नेट को काट दूं यहाँ से, तो यहाँ पर अपने आप कौन सा पोल बन जाएगा? ये नॉर्थ है तो यहाँ पर अपने आप कौन सा बन जाएगा? साउथ। ये साउथ है तो यहाँ पर अपने आप क्या बन जाएगा? नॉर्थ। तो ये मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेंगे? डाइपोल एग्जिस्ट। क्लियर है? कम से कम डाइपोल तो एग्जिस्ट करेंगे। चले आगे। ये अभी हम प्लस में भी पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन देखो, ये देखो यूनिफॉर्म फील्ड है, पैरेलल लाइंस है आराम से, इनके बीच में गैप भी क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये भी यूनिफॉर्म है। यहाँ पर कौन सी तरह है फील्ड? कहाँ पर है? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। ये भी यूनिफॉर्म है यहाँ पर, लेकिन कैसा है? बाहर की तरफ। ठीक है, अब ये मैं बता चुका हूं तुम्हें, इसलिए मैं इस चैप्टर को अभी थोड़ा सा बीच में से दिखाऊंगा तुम्हें कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि हमने कुछ हद तक पढ़ लिया था पिछले चैप्टर में। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये मैंने बता चुका हूँ। एक करंट कैरिंग लूप डाइपोल की तरह एक्ट करता है, याद है ना? कैसा? अगर एक करंट कैरिंग लूप है, इसके ऊपर टॉर्क लगती थी, तो इसके फॉर्मूले में कौन सी टर्म आती थी? एक टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था बताओ? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। नहीं, मैग्नेटिक टॉर्क। या दूसरा तुमने बोला अभी अभी NIAB साइन। सर ये M क्या होता था? मैग्नेटिक डाइपोल। और यहीं से मैंने तुम्हें बताया था, अगर इसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रही है तो यहाँ पे एक क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा? मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब एक कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और मैंने पहचानना भी दिखाया था, यानी ये करंट कैरिंग जो कोयल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। इसके पास डाइपोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल कौन सा होगा कैसे पता लगेगा, और साउथ पोल कौन सा होगा कैसे पता लगेगा? बताया था मैंने। कैसे बताया था बताओ? कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा? मैंने एक डायग्राम बनाया था S और N वाला। सर ये क्या तो बताओ फिर क्लॉकवाइज होगा और एक क्लॉकवाइज होगा। हाँ, करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे हो, क्लॉकवाइज हो, तो कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। अगर ऐसे हो तो कौन सा पोल बनेगा? वो वही बता रहा है, देखो। तो एक करंट लूप कैसा एक्ट कर रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल, यानी उसके पास डाइपोल मोमेंट भी होगी, और उसका जो डाइपोल है यानी उसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। और वो कैसे पता लगते हैं? यहाँ से। अब अगर इसको यहाँ से देखूंगा तो कौन सा पोल दिख रहा है बताओ मुझे? अगर सामने इस राइट साइड से इस साइड में खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं, तो कौन सी साइड है करंट? बताना, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? इधर से देख रहा हूँ बताओ बताओ बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से, ये ऐसे जा रहा है, इधर से देखो और इधर से देखो। इधर से दिख रहा है मेरे को क्लॉकवाइज, उधर से क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है वहां पर क्या बन रहा है? नॉर्थ पोल। क्लॉकवाइज दिख रहा है वो कैसे बन रहा है? साउथ पोल। ठीक है, क्लियर है सबको? देख लो, ये ऐसे जा रहा है सर, यहाँ से आता हुआ ऐसे जा रहा है सर, ऐसे। ये साउथ पोल कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। देखो कैसे जाएगा, खुद देखो आराम से। दिख रहा है सबको? यस। चलो, तब ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल हो गए। अब इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था सर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? NIAB। और इस NIA की जगह क्या लिखा था? M। तो M का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NIA, यानी करंट इनटू एरिया वेक्टर। याद आया? यस। तो यही इसने बता दिया, देखो दिख रहा है। और मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और किसकी डायरेक्शन सेम होती है?
जोर से बोलो। मैग्नेटिक मोमेंट और किसकी डायरेक्शन सेम होती है? मैंने सारा कुछ बताया वो बच्चे, मैंने 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, याद करो। फ्रंट और मैग्नेट। NIAB sin थीटा लिखवाया था। यहाँ पर पूछा था थीटा किस किस के बीच का एंगल है? ए और बी। A and B। and B एक फॉर्मूला लिखवाया था ये, T इज इक्वल टू MB। साइन थीटा। sin theta यहाँ पर थीटा किसके बीच का एंगल है? M और B के M और B के। तो मैंने क्या बोला था सर, यहाँ पर A और B, यहाँ पर M और B, यानी किस किस की डायरेक्शन सेम है? एरिया वेक्टर की और मैग्नेटिक मोमेंट की। मोमेंट तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो एरिया वेक्टर की होगी। एरिया वेक्टर को एन कैप से लिख रहा हूं, इसीलिए यहाँ पर देखो फॉर्मूले में आई ये तो आ गया और साथ में एन कैप आया। एन कैप मतलब किसकी डायरेक्शन है एक्चुअल में? वो एरिया वेक्टर की। वही डायरेक्शन किसकी है? मेरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। क्लियर है क्या? यस सर। याद रखना इस बात को। और वैसे अगर मैं पूछूं मैग्नेटिक मोमेंट की क्या डायरेक्शन होती है, एरिया वेक्टर के हिसाब से नहीं, वैसे तो जैसे मैग्नेटिक मोमेंट मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन होती थी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की तरह कौन सा पोल बिहेव करता है? साउथ पोल। तो यहाँ South पर pole। मैग्नेटिक मोमेंट की क्या होगी? साउथ पोल से। नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक मोमेंट की वैसे डायरेक्शन क्या होगी? साउथ पोल से, साउथ पोल से नॉर्थ। क्लियर है क्या सबको? यस सर। अगर एरिया वेक्टर्स की टर्म में डिफाइन करूं तो मैग्नेटिक मोमेंट और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल क्या होगी? सेम होगी। या अगर पोल्स की टर्म में डिवाइड करूं तो कहां से कहां होगी बच्चे? साउथ से नॉर्थ। साउथ। किसी को कोई भी दिक्कत? ये सब हम पढ़ चुके हैं बच्चे, इसीलिए मैंने बोला था पिछले लेक्चर में भी कि अभी तुम्हारा चैप्टर वैसे स्टार्ट हो चुका है ना? चलें आगे। यस सर। चलो ये एक बार मैग्नेट है, दिख रहा है? यस सर। तो मैं इसको Yes. दिखाता हूँ। ये देखो, अभी तो हमने नॉर्मल बात की थी सर। अगर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जब हमने पढ़ा था एक्चुअल में, मैग्नेटिक मोमेंट, भाई एक्चुअल में तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए डिफाइंड होती थी? सबसे पहले मैग्नेट के लिए ना, लेकिन हमने करंट की टर्म्स में पढ़ा उसकी वैल्यू को। क्या पढ़ा था? M इज इक्वल टू N या सिंपल I A, यही फॉर्मूला पढ़ा था ना? यस सर। लेकिन अगर नॉर्मल मैं बात करूं मैग्नेटिक मोमेंट को, अगर मैं कंपेयर करता हूं किसकी फॉर्म में? पोल्स की फॉर्म में बात करूं, तो मैं अगर डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखता था तो क्या लिखता था? Q मल्टीप्लाई बाय 12। तो Q क्या होता था? चार्ज, और इनके बीच का सेपरेशन को क्या बोलते थे? ऐसे ही बोलते थे ना? हाँ सर। ऐसे ही जैसे यहाँ पर Q है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। साउथ पोल। तो जैसे यहाँ पर चार्ज के बारे में बात करता हूँ, वहां पर पोल स्ट्रेंथ एक टर्म होती है, अभी दिखाता हूँ। ये मैग्नेटिक लेंथ है, ये ज्योग्राफिकल लेंथ है। ज्योग्राफिकल लेंथ अर्थ के रिस्पेक्ट में वो बताऊंगा बाद में। ये नॉर्मल लेंथ मान लो, ज्योग्राफिकल लेंथ अर्थ के रिस्पेक्ट में नॉर्मल जो लेंथ होती है स्केल से मेजर करते हुए वैसे। अब देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। इन पोल्स के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चे? मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ। और ज्योग्राफिकल लेंथ जो उसकी एक्चुअल में लेंथ है मैग्नेटिक। ठीक है, क्लियर है? ये तो आसान है। यस सर। ये क्या है? अब ध्यान से देखो, और ये जो नॉर्मल एंड्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब ध्यान से देखना, ये दिखने की जरूरत नहीं, अगर इसको लर्न करना चाहो तो कर दो, इतना जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ के बीच का जो रेशियो होगी वो क्या होगी? 0.84। लर्न करने की जरूरत नहीं है, आता भी नहीं इतना। ये चीज ज्यादा जरूरी है। देखो जैसे वहां पर क्या था? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। पर हम बात करते हैं पोल्स की। अ पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स हैव, अब चार्ज की स्ट्रेंथ तो किसको, कौन बताएगा कि ये चार्ज स्ट्रॉन्ग है ये चार्ज वीक है? कैसे पता लगता था?
ये चार्ज स्ट्रॉन्ग है, ये चार्ज वीक है, कैसे पता लगेगा बताओ? सोचो थोड़ा कि भाई मैं बोल दूं ये वाला चार्ज कम मतलब ताकतवर नहीं है, ये वाला चार्ज ताकतवर है, कैसे पता लगता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अगर ज्यादा ज्यादा हो तो चार्ज की बात करो तो मैग्नेटिक फील्ड की कोई लेना देना नहीं है अभी। चार्ज की वैल्यू से भाई, एक 5 कूलम का चार्ज है, एक 10 कूलम का चार्ज है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? 10 10 कूलम वाला। है ना? वैसे ही जैसे वहां पर चार्ज की स्ट्रेंथ को चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी क्यू बताता था, है ना, क्यू की वैल्यू। अगर क्यू की वैल्यू ज्यादा है तो चार्ज भी कैसा है? ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। ऐसे यहाँ पर यानी उसकी स्ट्रेंथ को क्यू बताता था, वैसे ही यहाँ पर कौन बताएगा? एम। अभी बताऊंगा कैसे। A pair of magnetic poles of equal and opposite strength separated by finite distance is called magnetic dipole। अरे भाई, ये प्लस क्यू था, ये क्या था? माइनस क्यू। इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? 12। 2 है। तो मैं बोल देता था ना, अ पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज, अ पेयर ऑफ टू अपोजिट चार्ज बोल दो, अ पेयर ऑफ टू अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। डिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे ही अब इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, अब क्या हो? मैग्नेटिक पोल्स हो। क्या हो? मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक अब पोल्स। इसकी जगह दूसरा डायग्राम बना देते हैं। सर यहाँ प्लस क्यू की जगह नॉर्थ पोल, साउथ पोल इसकी जगह, और इनके बीच में भी कुछ क्या हो? डिस्टेंस हो। अ पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक। डाइपोल। अगर वो चार्ज हो सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर ये मैग्नेटिक पोल हो सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस तो ये क्या है बच्चों? मैग्नेटिक डाइपोल है। क्लियर है सबको इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल का क्या फर्क है? यस सर। अब ध्यान से। अब जैसे मैंने बताया, वहां पर कौन बताता है? पी का फॉर्मूला क्या था? Q into 12। 12 पी इंटू क्यू, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2 है ना? क्यू बताता था कि चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है। ऐसे यहाँ पर स्ट्रेंथ बताने के लिए एक नया वर्ड यूज हो जाता है, पोल। अब यहाँ पर किसकी चार्ज की स्ट्रेंथ तो नहीं बता रहे, किसकी स्ट्रेंथ बताएंगे अब? पोल की strength। तो पोल की स्ट्रेंथ के लिए एक वर्ड है पोल स्ट्रेंथ। क्या वर्ड यूज हुआ है? पोल स्ट्रेंथ। चार्ज को क्यू से लिखते थे, पोल स्ट्रेंथ को क्या लिख देंगे? स्मॉल एम से। किससे? स्मॉल एम से। कैपिटल एम से नहीं लिख रहा, किससे लिख रहा हूं? स्मॉल एम से। कैपिटल एम से लिख दिया तो वो क्या बन गई? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो स्मॉल एम से किसको लिखते हैं? पोल स्ट्रेंथ से। तो नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है एम, ऐसे समझो। ठीक है, उसकी भी एम है, जैसे वहां पर प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पर दोनों की स्ट्रेंथ तो सेम ही है, प्लस एम की दोनों की। तो अब यहाँ पर क्यू इंटू 12 किया था, यहाँ पर क्या कर दूंगा? M into 12। जो भी डिस्टेंस मेरे को गिवन होगा वो अभी बताऊंगा वो। दिख रहा है? यस सर। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ध्यान, दोबारा लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था Q इंटू 12, और यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का? M into 12 M इंटू 2। 12। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। बस ये। और इसकी डायरेक्शन तुम्हें पता ही है, कौन सी डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ। और अगर एरिया वेक्टर में डिफाइन करूँ तो एरिया वेक्टर की ही डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? यस सर। चलो, तो ये तो नॉर्मल चीजें थी। अब ऐसा यूनिट तुम दिखा सकते हो, इसकी क्या होती है याद रखना। पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर। कैसे पता चला सर? मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला थोड़ी है, दूसरा फॉर्मूला भी तो पता है हमें। क्या होता था? m इज इक्वल टू, अगर ये तो तब होगा m इंटू 12 तब देंगे, लगाएंगे फॉर्मूला जब हमें क्या गिवन हो? मैग्नेट गिवन हो। अगर मैग्नेट की जगह करंट कैरिंग लूप गिवन हो तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I मल्टीप्लाई बाय 2 अभी बताया था, एक और फॉर्मूला जो पीछे पढ़ के आए I मैग्नेटिक, आई ए। A आई को लिखते हैं एम्पियर में और ए को लिखते हैं मीटर स्क्वायर में। तो एम की जगह लिख दो एम इंटू 12, ये जो लिखा है एम इज इक्वल टू एम इंटू 12। तो अभी कैपिटल एम की जो यूनिट आई है वो क्या आई है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। स्मॉल एम की निकालनी है 12, एल भी क्या है? मीटर में है। तो देखो क्या हो जाएगी स्मॉल एम की यूनिट? 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो स्मॉल एम की यूनिट बताओ क्या आ जाएगी?
एम्पियर मीटर। मीटर। ठीक है, ये मीटर नहीं है, ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, मैं इसको MS लिख देता हूँ ताकि स्ट्रेंथ समझ में आए। दिख रहा है क्या यूनिट आ रही है, एम्पियर मल्टीप्लाई बाय मीटर। देख लो देख लो, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट के कितने फॉर्मूले आए मेरे पास, 2। और दोनों कहां पर यूज करूंगा, अगर मेरे को मैग्नेट दे रखा है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट पूछी है तो कैसे निकालूंगा, M×2 M×2 है। वहां पर स्मॉल m है क्या चीज, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ। अगर मेरे को मैग्नेट नहीं देके, मैग्नेट ना देके क्या दे रखे, करंट कैरिंग लूप दे रखा है, तो क्या यूज करूंगा, M=, I×A। ठीक है, सबको क्लियर है। अच्छा, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होगी एम्पियर मीटर, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल होगी। नॉर्थ पोल। आई थिंक अब क्लियर हो जाएगा ये सबको, यस है ना। अब ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, हल्का सा। स्क्रीन मेरे को पता है मैंने ही पोस्ट की है। हमने तो बोला ही नहीं सर। हाँ, तुम्हें लगेगा ना कि सिर्फ क्लोज हो गया सब। हम अब शेयर करेंगे दूसरे वाला। एक सेकंड रुको बच्चे। स्क्रीन दिख रही है, अभी नहीं। नहीं दिख रही। नहीं सर। दोबारा करते हैं। अब दिख रही है, देखना। अभी नहीं। अब दिख रही है। तो अभी हमने सब बात कर ली सर, एक करंट कैरिंग। अभी मैं यहाँ से ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसका ही रिलेशन अच्छे से पता चल जाएगा। अब हमने एक बात की थी सर, एक, अब मैग्नेटिक मोमेंट को हम ढंग से समझ सके हैं कि अगर एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो भी वो मैग्नेटिक डाइपोल है, और मैग्नेट तो वैसे भी मैग्नेटिक डाइपोल होता ही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर मैग्नेट गिवन है तो मैं क्या फॉर्मूला यूज कर लूंगा मैग्नेटिक मोमेंट का, M×2L। अच्छा, और अगर मैग्नेट नहीं गिवन के करंट कैरिंग लूप है तो फॉर्मूला क्या यूज कर लूंगा, I×। तो सर अभी हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था तो वो ये पढ़ा था, एक करंट कैरिंग लूप को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख लेता था तो इसके ऊपर क्या लगती थी, मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क। टॉर्क लगती थी, और उस टॉर्क में एक फॉर्मूला आता था MB sin थीटा, और इससे ही मेरे को पता लगा ये M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और फिर मैं बता सकता था एक करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करता है, एक डाइपोल की तरह। किसकी तरह, डाइपोल की तरह। और ये डाइपोल कौन सा डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल। अब ध्यान से सुनना, एक करंट कैरिंग लूप कैसा है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। इसमें किसी को कोई डाउट, नो सर। तो करंट कैरिंग लूप में टॉर्क बन, अच्छा ये एक डाइपोल है, और ये अगर बार मैग्नेट है एक, तो ये भी क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल तो है। मैग्नेट तो पक्का ही डाइपोल है सर, एक नॉर्थ पोल है उसके पास एक साउथ पोल है, ये तो 100% डाइपोल है। लेकिन अगर एक करंट कैरिंग लूप है वो भी क्या है, एक डाइपोल। अगर उसको कहाँ रख दूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं। तो सर अगर करंट कैरिंग लूप एक डाइपोल है और उसको फील्ड में रखने से, बाहर एक फील्ड लगा दे, उस फील्ड पे लगने से उसके ऊपर क्या लगती है, एक टॉर्क लगती है। क्या लगती है, टॉर्क लगती है। इसका मतलब समझ रहे हो,
मैंने करंट कैरिंग लूप की जगह अब नया वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या? डाइपोल। तो अगर मैं डाइपोल, क्या कह रहे हो, मैग्नेट भी होता है सर्कुलर, क्या कह रहे हो बच्चे? आपने बोला ना मतलब कि मतलब जैसे मैग्नेट है तो उसमें तो 100% हो गई डाइपोल, तो मैग्नेट भी तो सर्कुलर होता है। हाँ तो एक साइड उसका नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, सिलेंड्रिकल भी होता है मैग्नेट, एक साइड एक तरफ उसकी नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगी और पीछे वाली कैसी एक्ट कर देगी, साउथ। समझ रहे हो? ऐसे सिलेंड्रिकल मैग्नेट हमने उसमें पढ़ा तो था अभी, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में, ऐसा याद है? एक यस सर पढ़ा था। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूँ एक टॉर्क वाला, एक जो मैग्नेटिक लूप है, करंट कैरिंग लूप, वो डाइपोल है, एक किस्म से डाइपोल है, तो मैं इसके लिए भी डाइपोल। तो मतलब मैं कह सकता हूं अगर एक डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड पर रख रहा हूं तो उसके ऊपर क्या लगेगी, एक टॉर्क। टॉर्क। तो मतलब मैंने लूप को रखा था तो टॉर्क लगी थी, तो मैं एक्चुअल मैग्नेट को भी अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दूं तो इसके ऊपर भी क्या लगेगी, एक टॉर्क। लगेगी। और वही टॉर्क लगेगी जो करंट कैरिंग लूप पे लगती है, और उसका फॉर्मूला भी वही होगा जो करंट कैरिंग लूप का होता है, क्या? टी टॉर्क इज इक्वल टू एम बी। अब इसके अंदर मैं ये फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा, क्योंकि क्या मैग्नेट, इस मैग्नेट में करंट होगा क्या, डाल रहा हूं क्या? नहीं सर। तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, एम बी साइन थीटा वाला करूंगा, क्योंकि मैग्नेट के पास क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चाहे लूप रख दूं करंट कैरिंग, चाहे मैग्नेट रख दूं, दोनों में बात क्या है, बिल्कुल सेम है। दोनों पर क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी। पर क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी। क्लियर है सबको? तो मैंने क्या किया, अच्छा मेरे को करवाना चाहिए था डाइपोल वाला केस, जैसे हमने देखो ये बिल्कुल बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन मैंने टॉर्क पहले करवाया है। बिल्कुल मिलता जुलता क्या है, जैसे हमने वहां पर डाइपोल पढ़ा था, डाइपोल की वजह से फील्ड देखी थी, कौन कौन सी लाइन पे, दो लाइंस पे फील्ड देखी थी डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी लाइंस थी वो, कौन कौन सी एक्सिस पे? इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल और एक्सियल। ऐसे ही हम मैग्नेटिक, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ऐसे ही हम मैग्नेटिक डाइपोल में भी दो तरह पे फील्ड देखेंगे, एक तो इक्वेटोरियल पर और एक एक्सियल पर, और उसका फॉर्मूला भी लगभग लगभग सेम आएगा, मैं ट्रिक भी बता दूंगा, तो मेरे को वो भी बताना है। लेकिन मैं पहले टॉर्क बता रहा हूँ, टॉर्क इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टॉर्क हमने ताजा ताजा पीछे करा है, तो इसलिए समझ में आ जाएगा। तो अब मैं क्या रख रहा हूँ, एक डाइपोल को, तो ध्यान से देखना, मैं क्या करता था पहले, ऐसे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, याद है सबको? यस सर। इसके अंदर क्या रख देता था, एक डाइपोल रख देता था, ऐसे, याद है? एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, और फिर इस डाइपोल पे लगती थी टॉर्क। ये रोटेट होता था, क्यों रोटेट होता था? ताकि ये अपने आप को कहाँ अलाइन कर ले, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में? हाँ, टॉर्क लगती थी टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही। अब बिल्कुल डिट्टो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिख दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह क्या लिख दूंगा इसके अंदर, मैग्नेटिक। यानी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। देखो नेगेटिव चार्ज की जगह कौन सा पोल रखा है मैंने, साउथ। पॉजिटिव चार्ज की जगह कौन सा रखा है, तो याद है इसके ऊपर एक फोर्स लगती थी, कौन सी फोर्स की वैल्यू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है तो नेगेटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स थी वो, F इज इक्वल टू क्या होता था, QE। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगती थी, और पॉजिटिव चार्ज पे भी एक फोर्स लगती थी, बिल्कुल सेम, F इज इक्वल टू QE, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन पे लगती थी, याद है? एक माइनस QE वाली थी और एक प्लस QE। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होता था, बस डायरेक्शन अपोजिट होती थी। नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता था, और इलेक्ट्रिक पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल सेम में जाता था, डायरेक्शन में जाता था। पॉजिटिव वाला विल मूव, फोर्स कहाँ लगेगी उसको, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन नेगेटिव पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही अभी मैंने बताया पीछे कि यहाँ पर जैसे Q बता रहा है स्ट्रेंथ, इधर कौन बताएगा, नॉर्थ पोल।
स्ट्रेंथ का क्या वर्ड यूज हुआ था? एक वर्ड स्पेशल यूज किया था, पोल की स्ट्रेंथ नहीं, पोल स्ट्रेंथ। और पोल स्ट्रेंथ को कैसे लिखता था? स्मॉल एम से। तो फोर्स का फॉर्मूला देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम की जगह तो एम आ गया, क्यू की जगह एम आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगती थी, इसीलिए साउथ पोल वाले पे भी मैग्नेटिक फील्ड से क्या लगेगी? बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव पर क्या लगती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे ही सेम डायरेक्शन में लगी है कौन से पोल पे? नॉर्थ पोल। रिलेट कर पा रहे हो क्या? वहां पर नेगेटिव चार्ज है, वैसा यहाँ पर कौन सा पोल है? साउथ पोल। वहां पर फोर्स का फॉर्मूला था QE, यहाँ पर क्या हो जाएगा? MP। क्लियर है? यस सर। अब फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, मैं ड्राइव नहीं कराने वाला, पूरा आंसर हमें ड्राइव हो चुका है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता था वहां पर? PE sin थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा? MB sin MB sin थीटा। आ गया क्या? MB sin थीटा दिख रहा है? यस तो इसी को लिख दिया M क्रॉस B। ठीक है, तो बस वही हमने किया है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, अब भाई सिंपल सी बात है, अगर वहां पर टॉर्क आती थी P क्रॉस E, तो मैं लिख देता था टॉर्क P के भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। E के भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। ऐसे ही यहाँ पर टॉर्क किस किस के परपेंडिकुलर होगी बताओ? मैग्नेटिक फील्ड और पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ नहीं है, कैपिटल M क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो टॉर्क मैग्नेटिक मोमेंट के भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड की लाइन। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन कंटेनिंग M एंड B। M के भी परपेंडिकुलर और B के भी क्या? परपेंडिकुलर। और कैसे निकालेंगे सर? वही M क्रॉस B करो। M की डायरेक्शन तुम्हें पता है क्या होती है? M की डायरेक्शन क्या होती है? कहां से कहां? साउथ से नॉर्थ। तो यहाँ पर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ हाथ करो अपना, ऐसे होएगा ना? ऐसे देखो, साउथ पोल नीचे की तरफ ऐसे पड़ा है ना मैग्नेट, ऐसे देखो, ऐसे पड़ा है ना मैग्नेट, ऐसे। तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो हाथ कुछ ऐसा हुआ M में, और जाना कहाँ है? B की तरफ। तो B की तरफ हॉरिजॉन्टल जाओ तो अंदर की तरफ आएगी फिंगर्स। अगर ऐसा भी नहीं समझ रहे तो नॉर्मल समझो, M जो साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट है, ये कौन सी एक्सिस पर है सर? एक्स एक्सिस। एक्स में भी है थोड़ा बहुत पार्ट इसका, और वाई में भी है, तो एक्स और वाई प्लेन में है। ठीक है, मान लिया। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी में है? एक्स में। तो सब कुछ एक्स और वाई में है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस बचती है? जेड वाली। तो इसलिए जेड में आई। क्लियर है? एक्स वाई एक्स के परपेंडिकुलर एक्सिस जो बनती है वो जेड। अगर मैग्नेटिक फील्ड माइनस एक्स में होता तो भी आंसर जेड आता, लेकिन अभी अंदर आ रहा है, अब कहाँ आ रहा होता? बाहर। अभी आगे धीरे धीरे करेंगे, बट फिलहाल मैं सिर्फ रिलेशन बताना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का और मैग्नेटिक फील्ड वाले। हो रहा है क्लियर? यस सर। अब वर्क, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का एक फॉर्मूला भी आया था। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम टॉर्क लगती थी, तो लेकिन हम उसके ऊपर एक वर्क डन भी करते थे, पोटेंशियल एनर्जी भी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता था? वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता था? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या आता था? वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या आता था वो फॉर्मूला? या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद हो? कुछ भी याद हो? पोटेंशियल एनर्जी mg। वो तो नॉर्मल था ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते थे हम, P और E की फॉर्म में। मैंने एक हिंट भी दिया था, जैसे यहाँ पर क्रॉस था, यहाँ पर डॉट आ जाएगा। सोचो थोड़ा सा, दिमाग लगाओ दिमाग। क्या फॉर्मूला था वो? भूल गए? ये पढ़ा नहीं था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चे? माइनस PE
cos of cos theta. theta, हाँ सर. है ना। ऐसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P की जगह तो क्या आ जाएगा, M Capital M. E की जगह आ जाएगा B, B B. cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, cos थीटा। Cos of theta. तो माइनस MB Cos cos थीटा। समझ में आ रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था वहां पर, माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता था भाई, अगर मेरा डाइपोल यहाँ पर है थीटा एंगल पर, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक उसको रोटेट करना है, तो क्या वर्क डन लगता था, माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos 2 थीटा। minus cos theta 1. ऐसे ही यहाँ पर क्या लगेगा आप बताओ, Minus M B cos cos theta 2 of cos theta theta 2 minus cos of theta 1. और पोटेंशियल एनर्जी का वहां फॉर्मूला क्या आता था बच्चे, अभी बताया, minus PE P cos sin minus cos थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, minus M cos minus M P cos theta. क्लियर है। तो ये वर्क डन कब होगा, मैंने बार बार बताई थी ये बात, वर्क डन हमेशा तब करते हैं जब हम किसी चीज के अपोजिट काम, मतलब इस केस में जब हम बात कर रहे हैं कि जो चीज अपने आप नहीं हो रही उसके लिए ही तो वर्क डन करना पड़ रहा है ना। तो डाइपोल रोटेट इधर होना चाहता है मान लो, तो मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा हूं, तब जो वर्क डन होगा उस केस का ही। तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, क्या है ये वर्क डन, वर्क डन इन रोटेटिंग द Dipole. डाइपोल, कहां से कहां तक सर, फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू To थीटा theta. 2। तो इस काम में जितनी पोटेंशियल एनर्जी, भाई मैं क्या कर रहा हूं, स्प्रिंग के अपोजिट काम कर रहा हूं, स्प्रिंग कंप्रेस होना चाह रहा है मान लो, तो मैं इसके अपोजिट काम कर रहा हूं, तो जैसे ही छोड़ूंगा तो क्या होगा, स्प्रिंग को जैसे ही ऐसे खींच कर छोड़ दिया तो क्या होगा, spread हो जाएगा वापिस आ जाएगा, है ना, कंप्रेस हो जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ऐसे ही डाइपोल जाना तो इधर जाता है, मैं इसको धक्के से यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं लेके जा रहा हूँ इसको, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो जैसे ही मैं अब छोड़ूंगा वापिस कहाँ आ जाएगा, अपनी डायरेक्शन में आ जाएगा। और वो कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, माइनस PE Cos theta. ये एनर्जी स्टोर है, और वो किसकी फॉर्म में स्टोर है, इन द फॉर्म ऑफ, Potential energy. क्लियर है सबको। Yes sir. यही चीज अभी इसमें डराइव हो रखी है, जो हम कर चुके हैं पिछली बार में, मैं दोबारा नहीं करवा रहा, देख लो यहाँ पर, देखो ये दिख रहा है, देखो हमेशा याद रखना, जब मैंने वो नेगेटिव चार्ज दबाया था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया था ना, और यहाँ पर क्या था सर, किसमें रखा था इन दोनों को, इसे मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था ना, इसे इलेक्ट्रिक है फील्ड. ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये क्या होना चाहते हैं, अलाइन होना चाहते हैं। तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं चार्ज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब हो रहा है कि डाइपोल मोमेंट वहां आ जाए, डाइपोल मोमेंट मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कौन सी डायरेक्शन में आ जाए, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये कब आएगा, ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, जब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखो जब क्लॉकवाइज घूमेगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर मतलब इधर आ जाएगा, है ना, तभी तो डायरेक्शन अलाइन हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। तो ये जाना तो कौन सी डायरेक्शन में चाहता था, मतलब क्लॉकवाइज, लेकिन मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगा बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी, हम वर्क डन कर रहे हैं तो वो वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। ऐसे ही ये भी किस में जाना चाहता है सर, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहता है, क्लॉकवाइज। तो लेकिन हम कहाँ लेके जाएंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज, देखो लेके जा रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है, ये थीटा 1 एंगल पर है, कितने एंगल पर है बच्चे, थीटा 1, तो थीटा 1 से कहाँ लेके जाऊंगा, थीटा 2, देखो ले गया थीटा 2 तक, ग्रीन वाला एंगल थीटा 2 है, दिख रहा है ना, यस सर, ये थीटा 2 है। तो थीटा 1 से थीटा 2 जाने पे जितना वर्क डन किया तो वो वर्क डन निकालेंगे अभी, टॉर्क के फॉर्मूले से, मैंने पिछली बार भी निकलवाया था इलेक्ट्रिक में, तुम चाहो तो अब यहाँ से देख सकते हो,
बस सिंपल इंटीग्रेशन करना है सर mb sin थीटा का। ये फॉर्मूला बन गया भाई, हमारा जो फॉर्मूला था वही है ये फॉर्मूला। मैंने क्या लिखा था बच्चे, माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। इसने अंदर थीटा 1 को पॉजिटिव ले लिया क्योंकि बाहर पॉजिटिव है, मेरे बाहर क्या है नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला वही है जो पीछे तुमने साइड में लिखा हुआ। दोनों फॉर्मूले क्या हैं, सेम है। ठीक है, अब इसी फॉर्म में, अब मैंने बोला, अब मैंने रोटेट तो कर दिया, अपोजिट रोटेट किया तो इसके अंदर क्या स्टोर हो गई, एक पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और उसका फॉर्मूला क्या है, पी इक्वल एम बी माइनस पीई माइनस एम माइनस पीई कोस थीटा। तो देखो ये कैसे से होगा, तो ये देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एम बी कोस थीटा। ठीक है, अब ये कैसे आई फॉर्मूला, वही वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में लिखते थे। याद है हमने एक जगह पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मैक्सिमम माना था और जीरो माना था, वो क्या था, थीटा कितने पे, याद हो तो किसी को, 90 डिग्री पर। कहां पर माना था, 90 डिग्री। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है यहाँ पर, देखो नेगेटिव साइन ये बता रहा है यहाँ पर, अब तुम खुद देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव एम बी कोस थीटा। सोचो क्या बता रहा होगा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका आंसर भी दिया था, दिमाग लगाओ थोड़ा। जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, देखो देखो थीटा जब 90 है तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चे, जीरो। कोस 90 क्या होता है, जीरो। थीटा 90 से कम हो गया, अब मैंने थीटा को और चेंज किया तो पोटेंशियल एनर्जी, मैंने जो थीटा 90 मानी हुई थी ये मेरी रेफरेंस पोजीशन है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की, मैक्सिमम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है मेरी, थीटा 90 पर। वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मानी हुई है, जीरो। तो जब मैक्सिमम जीरो है तो बाकी सारी क्या होंगी, इससे कम, जीरो से कम होती है नेगेटिव नेगेटिव। और इसलिए वहां पर वर्ड में क्या दिख रहा है तुम्हें, नेगेटिव। में नेगेटिव दिख रहा है। समझ में आ रहा है बच्चे, जितने भी आंसर आएगी नेगेटिव। यस सर। हाँ, अब वही फॉर्मूला है सर, बिल्कुल सेम। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो गया। इन चारों में किसी को कोई डाउट है, इसके क्वेश्चन में लाया था, जैसे आज ये दिख रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन तो कर ही देखते हैं हम। एक मैग्नेटिक नीडल को मैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख रहा हूँ, किस में रख रहा हूँ बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। तो बताओ उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स, टॉर्क, या फोर्स भी नहीं लगेगी, टॉर्क भी नहीं लगेगी, या इनमें से एक ही लगेगी, सोचो थोड़ा। मैग्नेटिक नीडल मतलब वही नॉर्थ पोल और साउथ पोल, समझ रहे हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। या ऐसे समझो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जब मैं फील्ड में रखता था तो क्या होता था, फोर्स नेट तो क्या हो जाती थी उसकी, जीरो हो जाती थी। तो टॉर्क जीरो होती थी क्या, नो सर, टॉर्क तो जीरो नहीं होती थी 100%, तो टॉर्क तो जीरो नहीं होगी कहीं पर भी। तो नोट टॉर्क जीरो, इट एक्सपीरियंस टॉर्क तो होगा, तो टॉर्क तो इसमें भी है और तीनों में तो है ही नहीं। अब बात की फोर्स की, फोर्स जीरो थी, बिल्कुल जीरो थी, लेकिन वो फील्ड कैसा था बच्चे, यूनिफॉर्म। तो ये अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड है मान लो ऐसा, और मैंने डाइपोल रख रखा है इसके अंदर, क्या रख रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो फोर्स फील्ड की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, याद आया, m इंटू बी फोर्स की वैल्यू, और यहाँ पर भी क्या थी, m इंटू बी। जब इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है इधर, तो फील्ड भी इधर देखूंगा, तो इधर फील्ड जो है यहाँ पर भी सेम फील्ड है, तो फोर्स भी दोनों जगह क्या आई थी, सेम आएगी, तो नेट फोर्स जीरो। लेकिन अगर ये फील्ड कैसा हुआ बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म, तो जो फील्ड यहाँ होगा क्या वही फील्ड यहाँ होगा क्या, नहीं। सपोज कर लो यहाँ पर आगे जाते जाते फील्ड बढ़ गया, तो यहाँ पर फील्ड की वैल्यू मान लो 5 यूनिट थी, यहाँ पर कितनी थी, सिर्फ 3 यूनिट। तो यहाँ पर तो फोर्स आई 3m, यहाँ पर कितनी आई 5m। तो क्या ये अब कैंसिल होंगे क्या, अपोजिट डायरेक्शन तो है, लेकिन क्या कैंसिल हो पाएंगे पूरी तरह, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। टॉर्क तो अभी भी होगी सर, ये देखो रोटेट करवाएगा ना इसको। यस सर। तो जब यूनिफॉर्म, ध्यान रखना,
जब क्या हो बच्चे, यूनिफॉर्म फील्ड हो तो नेट फोर्स क्या होती है, 0. जीरो। नेट टॉर्क तो जीरो होती ही नहीं है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो ना तो नेट फोर्स जीरो होगी ना ही नेट, Torque. क्योंकि वो पूरी तरह कैंसिल नहीं कर पाएंगे, फील्ड की वैल्यू हर जगह चेंज हो रही। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ये आज का थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट था, ये क्वेश्चंस मैं लाया था लेकिन आज नहीं हो पाएंगे तो कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें एक चीज बतानी है, याद रखना। अभी वैसे कर सकते हो तुम, स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। कौन कौन सी चीज पढ़ी है हमने? एक तो मैग्नेटिक मोमेंट, इसके कितने फॉर्मूले पढ़े हैं? 2. टू। तो बताओ कौन कौन सा? एक तो है m इज इक्वल टू, कैपिटल M इज इक्वल टू IA. आई ए लिख दो, आई ए। और दूसरा Q into 2I. m इंटू टू है। m क्या था? वो क्या बोल. टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चे? MB sin theta. m b साइन या m क्रॉस B. ठीक है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा? माइनस एम बी माइनस कोस थीटा 1। ये वर्क डन क्या है? इन रोटेटिंग द डाइपोल। और वो डाइपोल कैसा है? रोटेटिंग द मैग्नेटिक डाइपोल। कैसा डाइपोल है? Rotating the magnetic. मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा, और इसके बाद इसकी फॉर्म में जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वैल्यू स्टोर हुई है वो कितनी है? minus MB cos And cos of theta. माइनस एम बी। Cos theta. क्लियर है कि सबको? इनको कैसे यूज करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो वो पूछ लो एक बार, अभी रुक सकता है वो। किसी को कोई भी डाउट है तो? कोई डाउट नहीं है? बोलो हाँ। नहीं है कोई भी डाउट? ठीक है। वो SHM वाला क्वेश्चन करके आना, उसका हिंट ले लो। उसमें क्या था बच्चे? वो SHM प्रूव करना था, टाइम पीरियड निकालना था। क्या निकालना था बच्चे? Time period of time. टाइम पीरियड। एक सर्कुलर लूप को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, करंट कैरिंग, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं हल्का सा, तो बस, और ये SHM कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड निकालना। याद रखना टाइम पीरियड हमेशा जब भी SHM का होगा और एंगुलर वाली इक्वेशन होती है तो एक फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है, वो होता है अल्फा। हाँ बोलो। अरे सर गलती से हो गया था. अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. थीटा। ये फॉर्मूला हमेशा, जब भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा तो कौन सी कंडीशन होगी? मतलब SHM। ऐसे जब भी ये कंडीशन दिखे तो बोल देना कि पार्टिकल क्या कर रहा है या कोई भी फिगर की बात कर रहे हैं वो क्या करेगी? ऐसे। SHM। तो अब यहाँ तक हो गया। अब टाइम पीरियड का SHM के केस में एक फॉर्मूला हमेशा याद रखा करो, 2 पाई अंडर रूट y बाय a। y क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। जैसे सिंपल पेंडुलम के केस में क्या बन जाता था? ये y की जगह हो जाता था लेंथ, a की जगह हो जाता था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, नॉर्मल केस में अगर मैं अब एंगुलर केस में बात करते हैं, 2 पाई की जगह 2 पाई। अब y डिस्प्लेसमेंट है लेकिन यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी क्योंकि घूम रहा है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिखता हूँ थीटा से। और g मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो a की जगह क्या लिखूंगा? ठीक है, क्लियर है? क्या लिखूंगा? और अगर अल्फा का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू पुट करना है, थीटा की जगह थीटा लिख दो, अल्फा की जगह क्या लिख दो? ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर हमेशा मैग्नीट्यूड लिखना, ओमेगा स्क्वायर थीटा। थीटा से थीटा गया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चे? ओमेगा स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट गया तो नीचे सिर्फ क्या रह जाएगा? ओमेगा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा जब क्या होगी? SHM में एंगुलर होगा मोशन। दिख रहा है? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे वाले केस में? 2 पाई बाय ओमेगा। तो तुमको सिर्फ अब टाइम पीरियड निकालना है, तो 2 पाई तो 2 पाई होता ही है, उसकी तो वैल्यू चेंज कर नहीं सकता। सिर्फ क्या निकालना है तुमको टाइम पीरियड के लिए? ओमेगा। तो उस क्वेश्चन में सिर्फ ओमेगा निकाल लेना, आंसर आ जाएगा।
और उसमें हिंट भी दे रखा था ओमेगा कैसे निकलेगा, टॉर्क से। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है जब करंट कैरिंग वायर होती है, करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, तो NIAB साइन थीटा। लेकिन इसमें ओमेगा तो नहीं आया, ओमेगा भी आएगा। टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है बच्चे, I इंटू अल्फा। टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है I अल्फा। ये कैसे आया, जैसे बच्चे टॉर्क हमारे जैसे फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे ही टॉर्क क्या होता है बच्चे, फोर्स की जगह अगर लीनियर मोशन की जगह एंगुलर मोशन है तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क। क्या आ जाता है, टॉर्क। मास की जगह क्या आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ए एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाता है, अल्फा। तो यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इंटू अल्फा। तो इस टॉर्क I अल्फा NIAB साइन थीटा के इक्वल है। यहाँ से अल्फा और फिर ओमेगा निकालना पड़ेगा, फिर ओमेगा से क्या निकल जाएगा तुम्हारा, टाइम। एक बार अब देख के आना, मैंने हिंट दे दिया तुमको, सिर्फ I की दिक्कत आएगी। अब I क्या लोगे, MR स्क्वेयर लोगे, MR स्क्वेयर बाय 2 लोगे, ये देखना पड़ेगा बस। और एक बार ये देख लिया तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तुमको यही इसमें यही अप्रोच रखना, तुमको आज यही फाइंड आउट करके आना है कि मैं I कब तो MR स्क्वेयर लूंगा, कब क्या लूंगा, MR स्क्वेयर बाय 2 लूंगा। मतलब कब मेरे को रिंग की तरह दिख रहा है, कब मेरे को डिस्क दिख रहा है, I के बारे में सोच के आना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। बाकी सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा बच्चे, सब कुछ देख लेना तो ठीक है। ये चीजें हैं, मैं इसको रब नहीं करूंगा, ये तुम देख लेना हिंट के लिए। सब करके आओगे ट्राई, सारे बच्चे भाग भी गए इतने में, 2 मिनट पर हुए, 10 बच्चे भाग गए। चलो ठीक है बच्चे, किसी को और कोई डाउट है, ये एक क्वेश्चन था उसका मैंने हिंट दे दिया तुम्हें। चलें, क्लियर है? यस सर। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, रिवाइज करके आना बच्चे, बस याद रखना, ठीक है। यस सर। ओके। टॉर्क वाला कंसेप्ट, मैग्नेटिक मोमेंट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। और डाइपोल वाले केस भी पढ़ाना, इक्विटोरियल पे क्या होती थी वैल्यू और एक्सियल पर क्या होती थी, उसका यूज, ठीक है। जिसको इलेक्ट्रिक वाला फॉर्मूला याद होगा उसको मैग्नेटिक वाला अपने आप हो जाएगा। नो प्रॉब्लम बच्चे, नो।